नमस्कार। शिवम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मेरी चर्चा का जो विषय है वह है कल की घटनाओं पर। कल दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, एक बेंगलुरु में जो परसों से चल रहा था और एक दिल्ली में। दोनों घटनाएं 2024 के जो आम चुनाव हैं उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इससे लग रहा है कि जो 2024 में जो चुनाव होंगे लोकसभा के, उसमें आमने सामने दो गठबंधन होंगे मुख्यतया। हालांकि इसमें कुछ ऐसे भी राज्य हैं या ऐसे भी शक्तियां हैं, ऐसे भी दल हैं जो दोनों गठबंधन से बाहर है। जैसे यूपी में या और राज्यों में मायावती जी हैं, उनकी बसपा दोनों में कहीं में भी खड़ी नहीं है, किसी के साथ नहीं है फिलहाल जो लग रहा है। दूसरा क्या है, उड़ीसा के जो नवीन पटनायक हैं वो भी किसी गठबंधन के साथ नहीं है। तीसरा, अभी तक जो विपक्ष का झंडा लेकर के चल रहे थे कुछ महीनों तक, उसकी अगुवाई कर रहे थे तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, जो पहले टीआरएस थे अब बीआरएस हैं, अब शायद फिर टीआरएस हो गए, क्योंकि जो उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं थी, जो कुलांचे मार रही थी, वो शांत हो गई। अब वो अपने राज्य तक सीमित हो गए। और एक और राज्य है आंध्र प्रदेश, जगन रेड्डी, वो भी इस गठबंधन में शामिल नहीं है। तो मुख्यतया जो बंगलोर वाला गठबंधन है, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि यूपीए का एक्सटेंडेड वर्जन है। लेकिन उन्होंने अपना नाम बदल दिया, उसका नाम रखा INDIA, I.N.D.I.A. अब इतना ये कठिन नाम है कि जो इसके जो गठबंधन के नेता थे वो सब इसको बोलने में उनकी जबान लड़खड़ा रही थी, उनसे बोला नहीं पा रहा था, पढ़ करके भी नहीं बोला जा रहा था। जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो भी पढ़ते हुए लास्ट में एल पढ़ रहे हैं। अब उनकी समझ नहीं आया कि एल का क्या मतलब है। खैर, ये सब हुआ। ऐसे ही पत्रकार लोग भी इसको नहीं समझ पा रहे, कोई इसे डी का जो है डेवलपमेंट समझ रहा है, कोई डेमोक्रेसी समझ रहा है। तो ज़्यादातर इसको डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी समझ रहे थे, लेकिन ये डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो इसमें शामिल दल हैं इनमें किसी को भी डेमोक्रेसी पर विश्वास नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है यूपीए का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। अब मुख्य बात यह है कि यूपीए तो बहुत पुराना नाम है, जैसे एनडीए पुराना नाम है वैसे यूपीए भी पुराना नाम है। तो उसको ही क्यों नहीं रखा? इसमें बाहर से शायद जो पुराना यूपीए था उसमें से एक आध पार्टी कोई बाहर से शामिल हुई, जैसे कि अरविंद केजरीवाल। उनके अलावा अब जैसे ममता हैं, वो कभी न कभी यूपीए का पार्ट रही हैं। बाकी ऑलमोस्ट सारे के सारे यूपीए के हैं। अगर आप कैरियर के 2-4 छोटे मोटे दलों को जोड़ दें, उनके अलावा जितने भी ये हैं, झारखंड से लेकर के, एनसीपी से लेकर के, बाला साहब ठाकरे के बेटे से लेकर के, और आरजेडी से लेकर के, मुलायम सिंह जी के बेटे से लेकर के, मतलब ऑलमोस्ट ऑल जो है यूपीए के हिस्सा रहे हैं कभी न कभी। तो इनको क्या जरूरत पड़ी यूपीए का नाम बदल करके ये नाम रखने की, I.N.D.I.A. तो उसके पीछे कारण ये है कि यूपीए नाम इतना बदनाम हो चुका है। जो यूपीए के कार्यकाल में हुआ, जो लूट खसोट, भ्रष्टाचार, फ्रॉड, सब कुछ हुआ, कि अगर वो यूपीए नाम से उतरते हैं तो शायद जनता जो है लठ लेकर के इनके सामने खड़े हो जाएगी। इसलिए यूपीए का नाम नहीं रखा गया। कोई नहीं चाहता कि ये मुद्दा यूपीए नाम रखने से फिर यूपीए का जो काला इतिहास है वो सामने आए। तो इसके पीछे संभवतः ये बात रही होगी कि इसका नाम इस ढंग से रखा जाए कि जब उसको शॉर्ट में बोलें तो इंडिया लगे। इसलिए उन्होंने I.FD.I करके जो है रखा। तो
अब आप ये देखिए कि जब इन्होंने ये नाम रखा तो इन दलों के नेताओं को ये उम्मीद थी कि हम इस ढंग से नाम रखें कि ये इंडिया को रिफ्लेक्ट करे, उसका प्रतीक बन जाए। लेकिन हुआ उल्टा। अगर किसी से भी अगर बात करें, जैसे आजकल ये चर्चा चल रही है कि भाई इन्होंने इंडिया रखा है, तो वो क्या कह रहे हैं, इसका नाम होना चाहिए थीव्स ऑफ इंडिया। मतलब जिन्होंने भारत को लूटा है, जिन्होंने चोरियां करी हैं। अब आप इनमें से एक भी कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जिसने भ्रष्टाचार न किया हो, या कोई अगर रॉबर्स ऑफ इंडिया, लुटेरे। तो लूट तो खैर बहुत मचाई इन्होंने। अब एक कुछ कह रहे हैं कि ठग्स ऑफ इंडिया। अब ठग्स ये नाम तब शायद लोग कह रहे होंगे जब केजरीवाल को भी इस गठबंधन में शामिल किया गया, क्योंकि ठगी के मामले में केजरीवाल के मुकाबले कोई भी नहीं मिलेगा, इसलिए सब लोग ठग्स ऑफ इंडिया भी कह रहे हैं। अब एक नैरेटिव और चल रहा है। पहली बात तो यह है कि जो अब तक इस विपक्षी एकता के मुख्य कर्ता धर्ता थे, इसको एक जगह पे लाने वाले नीतीश कुमार, वो पत्रकार वार्ता से ही गायब हो गए। जैसे पिछली बार आपको याद होगा केजरीवाल गायब हो गए थे क्योंकि वो नाराज थे। अब ये बड़ा उत्सुक का विषय है, ये रहस्य है, रोमांच है कि क्यों नीतीश कुमार जो है बगैर पत्रकार वार्ता में कुछ बोले हुए, बगैर अपना रिएक्शन दिए हुए चले गए। तो इसमें कई थ्योरी सामने आ रही हैं। एक थ्योरी बताती है कि नीतीश कुमार ये मान के चल रहे थे कि जो ये गठबंधन का जो ये प्रक्रिया चल रही है, इसका कन्वीनर मुझे बनाया जाए। लेकिन ये जो है पूरा जो लाइमलाइट था, जो शो था, ये कांग्रेस ने चुरा लिया। सोनिया गांधी को लाया ही इसीलिए गया था इसमें। पिछली बार तो पटना वाले में नहीं आई थी सोनिया गांधी, तो वहां पर राहुल गांधी थे, तो राहुल गांधी को तो कोई वैसे भाव नहीं देता है। लेकिन सोनिया गांधी को इस वजह से लाया गया ताकि वो कांग्रेस इस गठबंधन पर कब्जा करे। भले ही उन्होंने केजरीवाल के सामने सरेंडर कर दिया हो, लेकिन अंततः वो यही चाहती है कि इसकी कमान हमारे हाथ में हो। जो भी शर्तें तय हो किसी और पार्टी को, इसमें शामिल होने वाले पार्टी को, वो हमारी शर्तों के हिसाब से चले, न कि नीतीश कुमार की शर्तों के हिसाब से। तो एक तो ये उनकी नाराजगी की वजह बताई जा रही है। दूसरी यह है कि वो जो INDIN जो नाम रखा, उससे भी वो सहमत नहीं थे, क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर लड़ाई है बीजेपी बनाम UPA या विपक्ष की, वो उत्तरी भारत, मध्य भारत, इस जगह है जो कि हिंदी क्षेत्र है, महाराष्ट्र से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक। अब वहाँ इंडिया ज़्यादा नहीं चलता, और न कोई बोलता है कि हम इंडिया से क्या है, हम भारत के यही बोलते हैं, हम हिंदुस्तानी है, यही बोलते हैं। तो वो इस नाम से सहमत नहीं थे। और दूसरा बताते हैं कि बगैर उनको बताए हुए ही ये नाम तय कर लिया गया। तो बहुत संभव है, लोग अंदाज लगा रहे हैं कि ये जो नाम है, तो राहुल गांधी के जो चेले चाटे हैं, कुछ जो JNU के लोग हैं जो हर जगह राहुल गांधी को डुबाते हैं, उनसे विवादास्पद बातें करवाते हैं, ये नाम उन्होंने कहीं रखा होगा। तो इस बात को लेकर के भी बताते हैं कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। और ये तो है ही है कि उनको वो नहीं बनाया गया। तो पत्रकार वार्ता का वो करना, बहिष्कार करना, वो भी एक ऐसे नेता द्वारा जो अब तक इसकी धुरी रहा हो, इस विपक्षी एकता की धुरी रहा हो, तो ये बहुत मायने रखता है। ये लगता है कि विभाजन के बीज पड़ चुके हैं। लेकिन हालांकि नीतीश कुमार पलटू चाचा के नाम से विख्यात है, विख्यात कहें या कुख्यात कहें, वो अभी भी पलटी मार सकते थे अपनी नाराजगी को लेकर के, लेकिन उनके सामने कोई विकल्प नहीं रह गया। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम नीतीश कुमार को किसी भी हालत में यहां नहीं आने देंगे। और दूसरा किसको? उद्धव ठाकरे को,
क्योंकि इन लोगों ने दल नहीं बदला, इन्होंने गद्दारी करी। दोनों पार्टियां जो है चुनाव में एक साथ लड़ी, मिलकर के लड़ी, मोदी जी के नाम पर लड़ी, और दोनों ने बाद में अपना वो बदल दिया, जनता के साथ धोखा किया। तो ये नीतीश कुमार का विकल्प खत्म हो गया। अब वो चाहे कितना भी वो करें, जो इनका जो गठबंधन के नेता हैं, वो कितना भी नीतीश को अपमानित करें, वो उनको सहना पड़ेगा, क्योंकि उनके विकल्प खत्म हो गए। वो अपना गुस्सा अपने मन में ही उनको पीना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि नीतीश की अपनी कोई हैसियत नहीं है। वो कोई ममता बनर्जी की तरह नहीं है कि बंगाल में कि हाँ मेरा इतना वर्चस्व है कि मैं जहाँ जाऊँ वहीं पलड़ा झुकेगा। नीतीश खुद ही इसमें भिखारी बने हुए हैं। उनके सारे के सारे नेता एक एक करके जाने वाले हैं। कुछ बीजेपी में जाएंगे और कुछ जनता दल यूनाइटेड में जाएंगे। अब तक यह था कि उनको एक बहाना था, उनके पास ये बहाना ये हो सकता था कि देखिए मैं तो उसकी राजनीति कर रहा हूँ, विपक्षी एकता की राजनीति कर रहा हूँ, और मैं इस पद को जो है सौंप भी सकता हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल डेडिकेटेड हो रखा हूँ। लेकिन अब स्थिति है ही नहीं, और उनका कोई वोट बैंक नहीं है। जो उनके 7-8% कुर्मी लोग हैं, जरूरी नहीं है कि उनको वोट दे। जब परिस्थितियाँ बदलती हैं तो ये कोई वो नहीं है कि उनके कहने पे सारे के सारे एक तरफ हो जाए। तो नीतीश के सामने, नीतीश के दरवाजे हो गए बंद एनडीए से। लेकिन एनडीए से एक खिड़की खुली है, वो नीतीश के लिए नहीं है, वो है शरद पवार के लिए। जो शरद पवार अपने को चाणक्य समझते थे और जिनका वर्णन पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग जो है एज ए चाणक्य करके उनका वर्णन करता था, और उनको मोदी के मुकाबले और शाह के मुकाबले, शाह को चाणक्य के मुकाबले उनको कहते हैं ये चाणक्य है असली, शाह क्या चीज़ है। वो आज अपने घर में जो है पैदल हो गए। उन पर दबाव है उनकी पार्टी का, क्योंकि अब उनके पास पार्टी नहीं है। वो और उनकी बेटी है और एक आध कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उनको, जो विपक्ष पसंद नहीं करेगा। तो उन पर दबाव है पार्टी का कि आप पार्टी में वापस आ जाइए, और वापस आने का मतलब यह है कि एनडीए में आ जाइए, इस गठबंधन में आ जाइए। तो वो खिड़की सिर्फ इनके लिए खुली है, शरद पवार के लिए। अब वो कब वो खिड़की से घुसते हैं वो देखना होगा, क्योंकि वो, और इस उसमें ये जो सम्मेलन इनका जो हुआ, इसमें उनका पराभव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हालांकि वो एक दिन बाद पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद उनको कोई ऐसी तवज्जो नहीं दी गई कि हाँ ये भी कोई महत्व रखते। विपक्षी नेता भी समझ चुके हैं कि शरद पवार के लिए जो एनडीए ने जो खिड़की खोली हुई है, वो कभी भी उससे कूद सकते हैं। तो दूसरे दावेदार कौन थे? शरद पवार, जो कन्वेनर के दावेदार थे, संयोजक के दावेदार थे, नीतीश और शरद पवार। तो शरद पवार की जो स्थिति है उसे देख करके नीतीश का स्वाभाविक था कि उनको ये लगेगा, उनका अपने को मतलब ये मानना कि मुझे बनाया जाएगा, कन्वेनर बनाया जाएगा, स्वाभाविक था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 11 आदमियों की कमेटी बना दी, 11 नेताओं की। वो कब क्या फैसला देगी। लेकिन सिर्फ ये नहीं है 11 लोग तो सब वहीं बैठे थे। भाई आपने उसके अलावा क्या किया? एक नाम ही आपने INDIA रखा, उसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ। उसके अलावा तो कन्वेनर सब वहीं बैठे थे। नीतीश का नाम प्रपोज कर सकते थे या सोनिया गांधी का ही नाम प्रपोज कर देते। तो अभी भी इसमें जो है रणनीति है, मतलब विभाजन के बीज पूरी तरह है इसमें। तो अब आगे भी जो है ये मीटिंगें ऐसी होती रहेंगी, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो 1-2 कदम ही जो है ये लोग चले हैं। अब आगे आने वाले शायद महाराष्ट्र में ये रख रहे हैं, कोई डेट वेट तो अभी आई नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में माना जा रहा है कि नई मीटिंग होगी। तो उसमें देखना ये बड़ा रुचिकर रहेगा कि क्या तब तक ये एकता बनी रहेगी। जैसे सीताराम येचुरी जो CPM के हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि हमारा जो इस गठबंधन का जो मूल वो है विचार कि बीजेपी के खिलाफ एक ही व्यक्ति रहे। यानी अगर बंगाल में चुनाव होते तो बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ तीनों पार्टियां, तीनों माने कांग्रेस,
टीएमसी और वामपंथी मोर्चा, मतलब जिसमें सीपीएम, सीपीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक या जो एक आध थोड़ा जो बचे हुए हैं, इन सबको, ये सब जो है एक के खिलाफ एक कैंडिडेट उतारेंगे। यानी यहाँ पर तभी ये एकता होगी कि ममता बनर्जी कुछ सीटें इनके लिए सेक्रीफाइस करेगी। लेकिन ममता बनर्जी एक भी सीट सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है। हो सकता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि पिछली बार शायद एक सीट जीती थी कांग्रेस, तो एक सीट या एक की जगह 2 सीट कांग्रेस को दे सकती है। और अगर कांग्रेस खुलेआम इस बात को कहे कि हम यहाँ पर वामपंथी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, तो एक आध सीट और दे सकते हैं। तो इसमें विभाजन के बीज कल ही पड़ चुके थे जब सीताराम येचुरी ने यह बात कही। और अभी आगे कांग्रेस की दिल्ली यूनिट क्या करती है और पंजाब यूनिट क्या करती है। केजरीवाल के साथ गठबंधन का मतलब यह है कि दिल्ली और पंजाब से कांग्रेस का साफ मिटना, बिल्कुल खत्म। जबकि लोकसभा में दोनों जगह, पंजाब में भी और दिल्ली में भी, इनका वोट इनसे ज़्यादा है आम आदमी पार्टी से, भले ही लोग विधानसभा में कम है। अब दावा कौन देगा? अब अगर ये लोकसभा के वोट के हिसाब से अगर कांग्रेस दावा करती है तो केजरीवाल नहीं मानेंगे, और केजरीवाल विधानसभा के वोट परसेंट पर की वजह से दावा करते हैं तो कांग्रेस का जो कैडर है, जो इतने सालों से लगा हुआ है, वो विद्रोह कर देगा। तो ये चीज़ें सामने आने वाली हैं। एनडीए को तो साफ है, सबने एक मत से मोदी जी को अपना नेता माना और आए सब इसी वजह से। जो जिन्होंने गाली वाली भी दी वो भी लौट करके आ गए। और बिहार से तो अभी कुछ ही आए हैं, मतलब जो महागठबंधन के मुख्य हैं वो तो सब यहाँ आ गए। लालू को छोड़ करके, आरजेडी को छोड़ कर, कांग्रेस को छोड़ कर बाकी सारे के सारे दल एनडीए में आ गए और बाकी तैयार बैठे हैं। जनता दल यूनाइटेड, जिस दिन भी वहाँ सीट शेयरिंग की बात होगी, आप ये मान के चलिए उस दिन जनता दल यूनाइटेड खत्म हो जाएगा। तो देखते रहिएगा, चुनावी वर्ष है, बहुत कुछ ड्रामे होंगे, बहुत सी नौटंकी आपको देखने मिलेगी, उसके मजे लीजिएगा और विश्वास करिएगा 2024 में आएंगे मोदी जी ही, एनडीए ही सत्ता में आएगा और इससे ज़्यादा उस पर आएगा। जितनी सीटें आज हैं एनडीए की 350, उससे ज़्यादा आएंगे, और जिनका 303 अपना है उससे भी ज़्यादा है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।